यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपकी सवारी गाड़ी मंडे स्पेशल पहले, दूसरे और तीसरे स्टेशन को पार करते हुए चौथे स्टेशन पर आ चुकी है। कृपया अपना अपना टिकट कंठस्थ करें और अपना अपना जगह सुनिश्चित करें। ध्यान दीजिए, आपका मंडे स्पेशल फिर से आ गया है, जिसका सबको हमेशा इंतजार रहता है। मंडे स्पेशल की सीरीज कहने का मतलब आपका मंडे स्पेशल सीरीज फर्स्ट खत्म कर चुके हैं, मतलब फर्स्ट स्टेशन पूरा कर चुके हैं। सेकंड खत्म कर चुके हैं, सेकंड हम लोग पूरा कर चुके हैं। सेकंड स्टेशन भी हम लोग पार कर गए। थर्ड स्टेशन भी हम लोग पार कर गए। फोर्थ स्टेशन आज हम लोग के पास है। तो जरा सा हम यह भी तो देख ले कि हम लोगों ने थर्ड स्टेशन से सीखा क्या है। तो चलिए आज थर्ड स्टेशन से देख लेते हैं सबसे पहले कि हम लोग थर्ड स्टेशन से सीखा क्या। क्या बात है, इतना काहे गौर से देख रहे हो? अरे चिंता मत करो, रिवीजन करा रहे हैं हम, इसीलिए तो साइनॉप्सिस बनाना हम अगले वीडियो में रखते हैं कि जो भी आपको मान लीजिए कोई बच्चा नहीं देखा। देखो एक बात हमेशा याद रखो बबुआ, ना अगर पिछला वीडियो देखे हो तो सीरीज गड़बड़ा जाएगा। तो अगला की जब सीरीज चले ना तो रहुआ जाके तनका ले पीछे वाला वीडियो जरूर देख ली, समझ ला। हाँ तो पीछे वाला वीडियो देखो, सीधी सी बात है, पीछे वाला अगर नहीं देखोगे तो कनेक्टेड नहीं कर पाओगे, और कोई भी चीज को अगर लिंक करके पढ़ोगे तो वो बातें हमेशा याद रहती है। ठीक है, तो जिन्होंने भी अपना पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के सीरीज का पूरा वीडियो देखें और पुनः नेक्स्ट इस पार्ट को देखें। आशा करते हैं आप लोग को मेरी बात अच्छी लगी। तो बिना देर किए, बिना समय गवाए अब चौथे गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले तीसरे से हम लोगों ने क्या सीखा इसको देख लेते हैं। चलिए देखिए, हम लोग व्याकरण पढ़ शुरू किए थे। व्याकरण में हम लोगों ने पार्ट थर्ड में क्या पढ़ा था? पार्ट थर्ड में हम लोगों ने देखा था वर्ण विचार के बारे में। किसके बारे में? वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा हुआ? 3 भागों में। सर वर्ण विचार के कितने बेटे? तो 3। पहला का नाम क्या? तो स्वर वर्ण। पहला का नाम क्या? स्वर्ण वर्ण। दूसरा का नाम क्या? तो व्यंजन वर्ण। दूसरा का नाम क्या? तो व्यंजन वर्ण। तीसरा का नाम क्या? तो अयोग वर्ण। सर ये क्या कर रहे हैं आप? तो पढ़ाइए दिए थे। अच्छा कोई बात नहीं, वो तनका रिवीजन कर लीजिए। पिछले का क्लास क्या है, साइनॉप्सिस बना लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। आप आराम से इसके द्वारा अपनी रिवीजन कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो हमारा हो गया स्वर्ण वर्ण, दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण, तीसरा हो गया अयोग वर्ण। इसमें से बहुआ हम लोगों ने पिछले क्लास में स्वर्ण वर्ण का ऑपरेशन किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि स्वर्ण वर्ण के कितने बेटे होते हैं? 2 बेटे होते हैं। इसको कितने आधार पर बांटा जाता है? 2 आधार पर बांटा जाता है। पहला होता है कौन सा? तो वो होता है उच्चारण के आधार पर। पहला होता है कौन सा आधार पे? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर। और दूसरा जो होता है वो किसके आधार पर होता है हमारे पास? बनावट के आधार पर। अब ये जो बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है इसको भी देख लेते हैं। बनावट के आधार पर। अब ध्यान दीजिए, उच्चारण के आधार पर भी हमारे स्वर्ण वर्ण कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भागों में बांटा गया है। इसमें से पहला हो जाएगा हमारा कौन सा? ह्रस्व स्वर। दूसरा हो गया हमारे पास दीर्घ स्वर, और तीसरा हो गया हमारे पास कौन सा? तो प्लुत स्वर। कौन सा हो गया हमारे पास? प्लुत स्वर। अब बनावट के आधार पर भी हम लोग कितने भागों में बांटे इसको? 2 भागों में बांटे। पहला हो गया हमारा कौन सा? मूल स्वर। दूसरा हो गया हमारे पास कौन सा? तो ये हो गया आपको संधि स्वर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पुनः इस बात को समझिए। देखिए पार्ट थर्ड में हम लोगों ने वर्ण विचार का ऑपरेशन किया था। वर्ण विचार को हमने बांटा था 3 भागों में। वर्ण विचार के तीसरे बेटे, पहले बेटे का नाम हो गया हमारे पास कौन सा? तो स्वर्ण वर्ण। दूसरे बेटे का नाम कौन सा हो गया? तो व्यंजन वर्ण। तीसरे बेटे का नाम क्या हो गया? अयोग वर्ण। स्वर्ण वर्ण कितने बेटे हो गए? तो 2। पहला हो गया आपको उच्चारण के आधार पर, दूसरा हो गया बनावट के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने बेटे हो गए हमारे पास? तो वो हो गया हमारे पास 3 बेटे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। फिर हम लोगों ने देखा बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर सर कितने बेटे हो गए इसके? तो 2 बेटे हो गए। पहला मूल स्वर, दूसरा हो गया हमारे पास संधि स्वर। पुनः एक बार साइनॉप्सिस का ध्यान दीजिए ताकि रिवीजन हो जाए। वर्ण विचार लिया मैंने, वर्ण विचार को 3 भागों में बांटा। पहला हो गया स्वर्ण वर्ण, दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण, तीसरा हो गया अयोग वर्ण। जिसमें से हम लोगों ने पहले प्रकार के बारे में पढ़ा था वर्ण विचार के। उसमें से हम लोगों ने देखा था कि स्वर्ण वर्ण को 2 आधार पे बांटा जाता है। पहला
उच्चारण के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर। उच्चारण के आधार पर भी स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा जाता है, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, तो 2 भागों में, मूल स्वर और संधि स्वर, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये हम लोग क्लास कंप्लीट कर चुके पार्ट 3 में। इसीलिए मैंने बोला यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपकी सवारी गाड़ी मतलब मंडे स्पेशल की गाड़ी आगे चलते हुए फर्स्ट स्टेशन को पार करते, सेकंड स्टेशन पर चलते हुए थर्ड स्टेशन को पार करके फोर्थ स्टेशन पर आ चुकी है। कृपया अपना टिकट सुनिश्चित करें और अपना सीट बुक कर लें। ओके, थैंक यू। अब हम लोग फोर्थ स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप लोग का जितना इंतजार अब तक था अब खत्म हो जाएगा। चलिए चौथे स्टेशन की तरफ हम लोग पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं। अब थर्ड स्टेशन हम खत्म कर रहे हैं। चलिए थर्ड स्टेशन पे हम लोग आ चुके हैं, सॉरी खत्म कर चुके हैं। थर्ड स्टेशन वाले मिट रहे हैं, थर्ड स्टेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं, थर्ड स्टेशन खत्म हो गया। लीजिए अब हम लोग फोर्थ स्टेशन पे आ गए। हम लोगों ने देखा क्या, वर्ण विचार। अब यहाँ पे थर्ड नहीं, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4। यस पार्ट 4 है। चलिए व्यंजन वर्ण, ये हमारा एक स्वर्ण वर्ण खत्म हो गया, ये हमारा हो गया दूसरा व्यंजन वर्ण। अब हमारा टॉपिक क्या रहेगा, व्यंजन वर्ण। अब इसको समझते कि व्यंजन वर्ण होता क्या। सबसे पहले तो हमारा आज का टॉपिक ये रखते हैं। अभी सबको क्या जरूरत है, सबको मिटाइए। अब व्यंजन वर्ण से बैठ करेंगे, सीधी सी बात। तो टॉपिक क्या है हमारा, देखिए आज सबसे पहले हम लोग को पढ़ना क्या, आज का टॉपिक, सॉरी टॉपिक हम छोड़ रहे थे, फिर टॉपिक सर सही है ना। टॉपिक, आज का टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है, पहला नंबर में ये टॉपिक पढ़ना है हम लोग को व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण के अंदर ही बहुत सारी बातें पढ़नी है हम लोग को, कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उसके प्रकार के कितने प्रकार होते हैं। जैसे स्वर्ण वर्ण, जैसे वर्ण विचार के स्वर्ण वर्ण हो गया, स्वर वर्ण हो गया, स्वर वर्ण के बाद हो गया 2 बेटे हो गए, उसके भी 3 बेटे हो गए, ये उस आधार पर। तो व्यंजन वर्ण के भी दूसरा हम लोग को एक्स्ट्रा टॉपिक जो पढ़ना है वो है संयुक्त वर्ण। संयुक्त व्यंजन क्या हमारा पढ़ना है, संयुक्त व्यंजन। दूसरा हम लोग क्या पढ़ना है, संयुक्त व्यंजन। ये दोनों के दोनों बहुत ही मस्त है, मजा आएगा इसको पढ़ करके। चलिए हम शुरुआत करते हैं कि क्या क्या देखना है हम लोग को। तो आज का ये टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर टॉपिक आज का पहला नंबर टॉपिक रख सकते हैं, या वर्ण विचार का दूसरा नंबर पॉइंट लिख करके आप लिख सकते हैं व्यंजन वर्ण। 2 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। अगर आज का लिख रहे हैं तो 1 लिखेंगे, अगर पिछले का वाला का लिखेंगे तो दूसरा का नंबर पॉइंट, क्योंकि वर्ण विचार के आधार पर दूसरा का नंबर है व्यंजन, वर्ण विचार का दूसरा का बेटा, आपको जिस आधार पर लगता है उस आधार पर लगा सकते हैं। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, ध्यान दीजिए। स्वर्ण वर्ण में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वैसे वर्ण आते हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये जो व्यंजन है इसके उच्चारण के लिए आपको किसी न किसी की सहायता, मतलब स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी ही पड़ेगी। तो चलिए इसका हम परिभाषा लिखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से की जाती है, यह हो गया हमारा कौन सा, व्यंजन वर्ण। ध्यान दीजिए, व्यंजन वर्ण हमने क्या कहा कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से की जाती है, क्या हो जाएगा हमारे पास, व्यंजन वर्ण। इसका दूसरा नंबर पॉइंट लिख लीजिए, हमारे पास पॉइंट इसका और है, इसकी संख्या, इसकी संख्या 33 होती, मतलब ये संख्या में कितना है, 33 है। अब चलिए संख्या में कैसे है 33, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा पॉइंट हो गया व्यंजन वर्ण के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से की जाती है, क्या बोलेंगे, व्यंजन वर्ण। बउआ एक बात बताइए, हम बोलते हैं क, फिर हम बोलते हैं ख, फिर हम बोलते हैं ग, फिर हम बोलते हैं घ, फिर हम बोलते हैं य, फिर हम बोलते हैं प, फिर हम बोलते हैं च। एक बात हमको बताइए, इन सब में कॉमन क्या है, सब में अ लगा हुआ है।
कैसे? आपको भी पता है कि क का निर्माण तभी संभव है कि क में हलंत लगाए आप प्लस अ निकलेगा तभी यह बन करके देगा हमको क्या, तो क देगा कि नहीं देगा। जो इसमें क्या छुपा हुआ है, स्वर छुपे हुए हैं कि नहीं है। इसीलिए मैंने व्यंजन वर्ण का परिभाषा क्या लिखा कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से की जाती है। ये क्या हुआ, स्वर्ण वर्ण की सहायता से हुआ कि नहीं। आप य में देखिए, हमने य लिया, य को हलंत अगर लगाते हैं इसमें से अ निकला, यह क्या हो गया हमारे पास, य बना। जब तक इसमें स्वर्ण वर्ण नहीं आएंगे तब तक आपका व्यंजन वर्ण का निर्माण संभव नहीं है। वही बात आप यहां पर देख सकते हैं, प के साथ भी प हलंत अ तब बनाता है प, च है तो च हलंत प्लस अ तब बनाएगा आपका च। मतलब व्यंजन वर्ण वैसे वर्ण है जो स्वर की सहायता से प्रयोग में आते हैं, स्वर ना हो तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए मैंने इसके लिखा। ये संख्या में कितने होते हैं, 33 होते हैं। ठीक है, ये आपका व्यंजन वर्ण का पॉइंट है। अब चलिए व्यंजन वर्ण को बांटते कि व्यंजन वर्ण को कितने आधार पर बांटा गया, व्यंजन वर्ण कितने हैं। मेरे हाथ से खुल ही जाता है। चलिए अब हम लोग बांटते हैं व्यंजन वर्ण को कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के हैं। व्यंजन वर्ण देखिए, जिस प्रकार से हम लोगों ने स्वर्ण वर्ण को दो आधार पर बांटा था, बनावट के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। फिर उच्चारण के आधार पर भी तीन भागों में हमने बांटा था, क्या, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। फिर बनावट के आधार पर दो बांटा, मूल स्वर और संधि स्वर। अब यहां पर भी व्यंजन वर्ण जो है, व्यंजन वर्ण के भी तीन बेटे होते हैं। अब ध्यान दीजिए कि पहला पहला कौन सा, दूसरा का कौन सा और तीसरा का कौन सा। देखिए व्यंजन वर्ण के पहले बेटे का नाम क्या है, पहले बेटे का नाम है अस्पर्श व्यंजन। पहले बेटे का नाम क्या है, अस्पर्श व्यंजन। दूसरे बेटे का नाम है इसका कौन सा, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरे बेटे का नाम हो जाता है इसका, वह है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से हमने स्वर्ण वर्ण को बांटा था दो भागों में, पहला हो गया उच्चारण के आधार पर, बनावट के आधार पर, फिर उच्चारण के आधार पर तीन भागों में, फिर हम बनावट के आधार पर दो भागों में। उसी प्रकार से व्यंजन वर्ण को भी तीन भागों में बांटेंगे। पहला हो गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा हो गया अंतस्थ व्यंजन और तीसरा हो गया ऊष्म व्यंजन। अब हम लोग को स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ना है। क्या स्पर्श व्यंजन होता क्या है, यह संख्या में कितने हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब हमारा पहला नंबर पॉइंट, मतलब दूसरका का पहला नंबर पॉइंट है, दूसरका का पहला नंबर पॉइंट है। अब पहला नंबर पॉइंट पे पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। चलिए अब हमारा टॉपिक क्या डालेंगे, स्पर्श व्यंजन। अब चलिए स्पर्श व्यंजन लेते हैं। देखिए व्यंजन है तो किसी न किसी स्वर की सहायता होगी। अब इसका उच्चारण करने के तरीके पर निर्भर करेगा कि यह व्यंजन मन के कौन से प्रकार से आता है, या इसका आवाज कहां से निकलता है। इस आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। इसको देखते हैं कैसे। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श करने से आपको क्या पता चलता है, स्पर्श का मतलब हो गया छूना। मान लीजिए कि हमारा स्किन है, मैं यहाँ पे स्पर्श कर रहा हूं, मतलब क्या कर रहा हूं, मैं टच कर रहा हूं, छू रहा हूं मैं, तो स्पर्श व्यंजन। इसका परिभाषा हम लोग क्या बनाएंगे, चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श
करता है हमारा कौन सा स्पर्श व्यंजन कहलाता है। अभी इसके बारे में हम क्या लिखें, दूसरा का नंबर पॉइंट, इसकी संख्या 25 होती है। अब इस बात को समझिए कि यह कहना क्या चाहता है। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न भागों को क्या करता है, स्पर्श करता है। मतलब हम अपने मुख से, आवाज कहां से आती है, मुख से आ रही है, ध्वनि कहां से निकल रही है, मुख से निकल रही है। तो वैसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारा जो जीभ है, ये जीभ जबान, वो जो है मुख के विभिन्न भागों में क्या करता है, स्पर्श करता है। तो वैसे व्यंजन को हम लोग क्या व्यंजन बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। और व्याकरण की दुनिया में इसकी संख्या कितनी है, 25। व्याकरण की दुनिया में इसकी संख्या कितनी है, 25। अब कैसे, इसका एग्जांपल्स देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा सारी की सारी बातें। चलिए एग्जांपल समझते हैं इसका एग्जांपल्स, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। सर नहीं समझे आपने क्या लिखा। कवर्ग का मतलब हो गया क ख ग ग का वर्ग, क ख ग घ अंग। चवर्ग का मतलब हो गया च छ ज का वर्ग, च छ ज झ ञ। टवर्ग का मतलब हो गया ट ठ ड ढ, और उसके बाद हो गया आपका न। तवर्ग का मतलब हो गया त थ द ध न। उसके बाद हो गया पवर्ग, प फ ब भ म। अभी हमने क्या बोला कि स्पर्श व्यंजन वैसा व्यंजन है जिनका उच्चारण करते समय हमारा जो जीभ है मुख के विभिन्न भागों में क्या करता है, स्पर्श करता है। वैसे व्यंजन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। अब ध्यान दीजिए, कवर्ग लिखा, कवर्ग का मतलब हो गया क ख ग कवर्ग। अब आप बोलिए क, हम क्या बोलते हैं, क। यह हमारा कहां से आवाज आया, कंठ से आवाज आया क। ये जीभ कहीं ना कहीं तुम्हारे मुख में सटा। उसके बाद आता है ख, हम क्या बोले, ख। ये भी हमारा कहीं स्पर्श हुआ। फिर बोले ग, इसका भी स्पर्श कहीं ना कहीं हुआ। घ, ये कहीं ना कहीं हमारा जीभ स्पर्श कर रहा है। फिर उसके बाद बोलते हैं अंग, अंग भी कहीं ना कहीं हमारा क्या हुआ, स्पर्श हुआ। आगे हम लोग पढ़ते च, ये हो गया च। या ध्यान दिए, तालु, तालु में हल्का सा सटता है हमारे पास, समझ रहे बात को, हल्का सा तालु में सट कर क्या आवाज आता है। और कवर का कंठ से आ रहा है, चवर का हल्का सा तालु में, च छ ज झ ञ आ रहा हमारे पास। देखो हल्का सा तालु नहीं है, तालु में हल्का सा सट रहा है, दिक्कत ये है। तो च छ ज झ ञ, मतलब दांत से हल्का सा ऊपर वाला भाग, समझ रहे बात को, उसको तालु बोला जाता है। उसके बाद हो गया टवर्ग। अब तालु से ऊपर जीभ टेढ़ा करके सट रहा है, सट रहा है, वैसे इसका प्रयोग पढ़ाएंगे आपको। तो तालु से हल्का सा ऊपर हमको सट रहा है यहां पर। तो ट ठ ड ढ न, समझ रहे बात को। आप लोगों में सभी एक बात बताएंगे, चलिए पहले पढ़ लेते हैं। अब आ गया हमारे पास क्या, तवर्ग। तवर्ग के अंदर हमने क्या बोला, त। ये हो गया, देखिए दंतस्थ व्यंजन हो जाएगा हमारे पास, अभी हम पढ़ाएंगे आगे। तो ये हो गया दंतस्थ, मतलब दांत में सट करके आवाज आ रहा है, त थ द ध न, समझ में आ रही बात। ये हो गया हमारे पास क्या, तवर्ग। फिर हमारे पास है पवर्ग, तब प फ ब भ म। ये देखिए हमारे पास हमारा ओठ जब तक बंद नहीं होता तक हमारा प पढ़ ही नहीं सकते। पढ़िए था प, तो ओठ बंद हो गया, लेकिन बोले तो प प प प
अ बोला रहा है भाई, प बोलाता ही नहीं है। बोलिए तो ब बिना बिना मुंह सटेले संभव है? नहीं, कभी संभव नहीं है। जब तक आपका जीभ दांत में नहीं सटेगा तब तक आप तो बोल नहीं सकते। बिना जीभ दांत में सटेले तो बोल के दिखाइए था, संभव ही नहीं है। तो दांत में सटेगा ही सटेगा। किसी किसी बच्चे को तो नहीं बोलाता रहता है, या किसी किसी बच्चे को ट नहीं बोलाता है। ट नहीं बोलाने के कारण क्या है कि वो तालू से ऊपर वाले हिस्से में जीभ का उपयोग नहीं कर रहा है। वहां पे जब वो सटाना शुरू करेगा, आप उसको बताइए कि वहां पे सटाओ, वो अपने आप आवाज निकलना शुरू हो जाएगा उसका, वो ट आवाज आएगा उसका। ये मतलब प्रॉब्लम्स होती है थोड़े सा बच्चा में अंदर है। ये हो गया क्या कि हमारा स्पर्श व्यंजन। अभी अभी हमने लिखा क्या कि वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में आपको क्या करना पड़ता है, आप लोगों को आपका जीभ जो है या मुंह के किसी न किसी भाग में कहीं ना कहीं स्पर्श करता ही करता है, वैसे को हमारा क्या हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। इसकी संख्या 25 है। अब गिन लीजिए, ये हो गया 5, 5 5 10, 5 5 15, 5 5 20, 5 5 25। 25 को हो गया। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो गई हमारे पास, 25। अब व्यंजन वर्ण अभी पढ़े थे कितने होते हैं, 33। अब 33 में से हमारा कितना हो गया, ये 25। तो ज्यादा तो हमको मैथ आता नहीं है, लेकिन आप लोगों को तो आता होगा मैथ। हम पढ़ाते नहीं, हमको बहुआ है, मैथ में कुछ आता नहीं है। इसको इसमें पैंचा देंगे, घटाएंगे, 3 में से 5 घटे नहीं तो पैंचा लेगा तो हो जाएगा 13, 13 में से 5 गया तो 8, हाँ 8। फिर हो गया 2 में से 0 गया तो 0, मतलब 8 को और हम लोग को व्यंजन कहीं ना कहीं से ढूंढना है। 8 को व्यंजन हम और देते हैं आपको। चलिए का ये था हमारे पास स्पर्श व्यंजन। तो हम लोगों ने अभी अभी व्यंजन वर्ण को बांटा था। व्यंजन में कितने बेटे थे, 3 बेटे थे। पहला हम लोगों ने देखा था स्पर्श व्यंजन, दूसरा हम लोगों ने देखा था कौन सा, अंतस्थ व्यंजन, तीसरा हम लोगों ने देखा था कौन सा, तो उष्ण व्यंजन। अब हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कौन सा, स्पर्श व्यंजन। अब हमारा सेकेंड कौन सा हो जाएगा, तो अंतस्थ व्यंजन। अब चलिए अंतस्थ व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है। दूसरा का नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं। ये हो गया हमारे पास कौन सा, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, इस वर्ड को अगर गौर से देखें ना तो हमको 2 वर्ड मिलेंगे। पहला वर्ड आएगा अंत, अब प्लस आ जाएगा अस्थ। अंत का मतलब हो गया भीतर, अंत का मतलब क्या हो गया, भीतर। तो इसके अंतर्गत तो वैसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ तो स्पर्श करता है मुख में, लेकिन पूर्णतः स्पर्श नहीं करता। तो वैसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारा जीभ मुख के विभिन्न भागों में पूर्णतः स्पर्श नहीं करता, वैसे व्यंजन को, उस वर्ण को क्या बोलेंगे, व्यंजन वर्ण। वैसे व्यंजन वर्ण को क्या बोलेंगे, अंतस्थ व्यंजन बोलेंगे। कोई दिक्कत? अब चलिए इसके बारे में परिभाषा को लिखते हैं। इसका परिभाषा क्या कहता है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूर्णतया स्पर्श नहीं करती है, अंतस्थ व्यंजन कहलाती, व्यंजन कहलाता है। ये हमारा हो गया अंतस्थ व्यंजन। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट भी लिख लेते हैं। इसके उच्चारण में सांस का अवरोध बहुत कम होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इसकी संख्या 4 होती है।
अब इसके बारे में हम लोग को समझना है। इसकी संख्या कितनी है? 4। ध्यान दीजिए, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहले जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूर्णतया स्पर्श नहीं करती, पूर्णतया स्पर्श नहीं करती है, अंतस्थ व्यंजन कहलाती है। इसके उच्चारण में सांस का अवरोध बहुत कम होता है। इसकी संख्या क्या है? 4 है। अब इसका एग्जांपल्स लेते हैं और समझते हैं कि यह क्या है। चलिए इसके बाद को समझते हैं। चलिए इसका एग्जांपल्स देखते हैं। यह हो गया य, र, ल, व। अब हमको यह समझना है, देखिए अगर आप य का उच्चारण करते तो बोलिए तो य, र, ल, व। इसका उच्चारण करते समय हमारा जो मुख में जैसे क बोल रहा है, ख बोल रहा है, त बोल रहा है, छ बोल रहा है, च बोल रहा है, इसमें हमारा जीभ कहीं ना कहीं पूर्णतया सट रहा था। लेकिन आप य का उच्चारण कीजिए, हम बोलते हैं य, इसे हल्का से एकदम स्पर्श करता है, य, र, ल, व, एकदम हल्का सा स्पर्श कर रहा है। तो मतलब जीभ के, हमारा मुख के अंदर हमारा जीभ होता है, कहीं पूरा का पूरा रूप से स्पर्श नहीं करता है, बस वो हल्का सा स्पर्श करता है, उसका उच्चारण हो जाता है। तो वैसे वर्ण, वैसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग में सटता तो है लेकिन पूर्णतया सटता नहीं है, ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? अंतस्थ व्यंजन बोलेंगे। ये हमारा हो गया। जैसे र है, हम बोलते हैं र, इसे पूर्णतया नहीं सटता है, इसमें हल्का सा स्पर्श है। समझ में आ रही बात को? अब ये हो गया ल, हम लोग क्या बोलते हैं? ल। ल में भी पूरी तरीके से नहीं सट रहा है हमारे पास, ये हल्का सा सट रहा है हमारे पास। उसी बोलते हैं व में भी आपका नहीं सटता है, हल्का सा इसका उच्चारण होता है। समझ में आ रही बात? तो वैसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय आपके मुख से हल्का सा क्या करें, मतलब पूरी तरीके से जीभ नहीं सटता है, बस थोड़ा सा उच्चारण होता है, ऐसे व्यंजन वर्ण को हम लोग क्या बोलेंगे? अंतस्थ व्यंजन बोलेंगे। चलिए अब हमारा तीसरे बेटे को पढ़ना है जिसका नाम है ऊष्म व्यंजन। जिसका नाम क्या है? ऊष्म व्यंजन। तीसरा ऊष्म व्यंजन। देखो ये थोड़ा यूनिक है। ऊष्म का मतलब क्या होता है? गर्म। तो बाकी अभी तक ले हम लोगों ने पढ़ा क्या? 25O + 4, 25 4 कितना हो गया हमारे पास? 29, और था कितना? 33। तो मतलब अब क्या को पढ़ना हमको? 4 को और पढ़ना है। चलिए ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन का मतलब हो गया गर्म। तो वैसा व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है, वैसे व्यंजन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऊष्म व्यंजन बोलेंगे। चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से बाहर ऊष्मा निकलती प्रतीत होती है, ऊष्म व्यंजन कहलाती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। इनकी संख्या 4 है। ध्यान दीजिए, अभी अभी मैंने बताया क्या? ऊष्म का मतलब क्या होता है? गर्म, उष्ण। अब जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से, मतलब हमारे मुख से, मुख के बाहर मुख के बाहर ऊष्मा निकलती है। क्या करती है? निकलती हुई प्रतीत होती है, हमें लगता है कि गर्म हवा निकल रही है, वो क्या कहलाएगा? ऊष्म व्यंजन कहलाएगा।
इसकी संख्या कितनी होगी हमारे पास व्याकरण में? 4 होगी। अब ये कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। चलिए, इसकी संख्या 4 है। पहला हमारे पास हो गया 100, फिर हो गया हमारे पास 100, फिर हो गया हमारे पास 100, फिर हो गया हमारे पास 100। अब ध्यान दीजिए, उस व्यंजन का मतलब क्या होता है? उस व्यंजन वैसा व्यंजन है जिनका उच्चारण करने से हमारे मुख से हमको गर्म हवा निकलता हुआ प्रतीत होता है, वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे? उस व्यंजन। जैसे आप बोलते हैं स, ह, ह। हमको देखिए, आप हाथ रखिए यहां पर, आप उच्चारण कीजिए स, ह, स, ह। आपको मतलब गर्म हवा इतना ज्यादा टकराता है मुख में हवा, तब बाहर निकलता है। तो वैसा व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय आपको गर्म हवा निकलने का प्रतीत होता है, वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे? उस व्यंजन बोलेंगे। ये हो गया आपका व्यंजन टोटल के टोटल। एक नोट डाल के आप लोग को लिखना है। क्या? ध्यान दीजिए, नोट क्या लिखना है, यहीं पर लिख ले तो बेहतर रहेगा। आज का नोट फर्स्ट, ये हो गया हमारे पास उपर्युक्त वर्णों के नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा खींची गई है, इसे हलांत कहते हैं। इसके प्रयोग पर या इसको लगाने पर, इसके प्रयोग पर वर्ण का उच्चारण स्वरहीन माना जाता है। समझ रहे बात को? हमने क्या लिखा नोट में? उपर्युक्त वर्णों के नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा खींची गई है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। इसके प्रयोग पर वर्ण का उच्चारण स्वरहीन माना जाता है। जैसे में अभी हम लोग लिख रहे थे क, फिर हमने लिखा क्या? ख, अभी हमने लिखा था य, अभी हमने लिखा था स। इसमें ये जो छोटी सी रचना आप देख रहे हैं, इसको हम लोग हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हलंत। इसके लगने से यह पता चलता है कि आपको इसमें से स्वर क्या हो गया है? निकल चुका है, ये खत्म हो चुका है। मतलब इसको तोड़ने की सबसे पहली विधि यहाँ पर थी, और हमने फर्स्ट क्लास में आपको ऐसे बता रखा है। इसे हम क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। चलिए, आज का नेक्स्ट टॉपिक एक और इसका बाकी रह गया व्यंजन वर्ण के अंतर्गत तीसरा बेटा, सॉरी वर्ण विचार के अंतर्गत तीसरा बेटा। अभी का भी हम लोगों ने देखा क्या हम लोगों ने वर्ण विचार देखा? वर्ण विचार को हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। पहला हमारे पास कौन सा हो गया? स्वर वर्ण। दूसरा हो गया हमारे पास कौन सा? व्यंजन वर्ण। तीसरा हो गया हमारे पास कौन सा? अयोग व। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, इसके बारे में हम अभी पढ़ लिए। अब पढ़ना तीसरा का बेटा है अयोग व। अब चलिए तीसर के बेटे के बारे में पढ़ते हैं। ये तीसर का बेटा क्या कहना चाहता है? अयोग व। अब इसके बारे में पढ़िए, लिखिए। अनुस्वार और विसर्ग दोनों ध्वनियां
ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। इसका नेक्स्ट, इनका स्वर या व्यंजन के साथ योग नहीं हो पाता है। ध्यान दीजिए, अभी हमने लिखा क्या, अनुस्वार, और फिर हमने लिखा क्या, विसर्ग। दोनों ध्वनियां क्या है, ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। व्यंजन के साथ, सॉरी, इनका स्वर या व्यंजन के साथ योग नहीं हो पाता। अब एक बात बताइए, इसका एग्जाम्पल्स हम लोग लिखते हैं। अंग, यह जिसके साथ आता है अपना इफेक्ट ऊपर से दिखाता है, या कभी उसके साथ जुड़ता नहीं है। जैसे हम लोग क लिखते हैं तो क में तो अ घुस गया हुआ है, तब बना हुआ है क, यह हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें हम लोग लिखते हैं क्या, अगर च लिखते हैं तो च में भी हमारा अ इसमें घुसा हुआ है और तब बन करके देता है हमको च देता है। तो यहां पर अंग की बात करें, यह जिसके साथ आता है वह ऊपरी इफेक्ट दिखाएगा। कहां दिखाएगा, ऊपरी से इफेक्ट दिखाता है। तो ये दिख रहा है हमको, उसके अंदर सम्मिलित नहीं हुआ। सम्मिलित ना होने के कारण से इसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, अयोगवाह के अंतर्गत रखते हैं। मतलब जिसका इफेक्ट बाहर दिखता है वह पूरी तरीके से उसके साथ क्या होता है, संयोग नहीं कर पाता है। इसका स्वर या व्यंजन के योग नहीं हो पाता, व्यंजन के योग साथ योग नहीं हो पाता है। तो ये कौन है, दो है मात्र। हमारे पास कौन से हो गए, अनुस्वार हो गया और विसर्ग। इसको आप लोग अ भी बोलते हैं, लेकिन इसको विसर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको विसर्ग बोला जाता है। हम लोगों ने वर्ण विचार को यहां पर दंड किया, वर्ण विचार के तीनों बेटे के बारे में पढ़ लिए। अब चलते हैं आज के दूसरे टॉपिक के बारे में, पार्ट 4 के दूसरा नंबर टॉपिक, जिसका नाम क्या है, संयुक्त व्यंजन। ये हो गया हमारे पास दूसरा, संयुक्त व्यंजन। चलिए इसको समझते हैं क्या होता है संयुक्त। इस वर्ड के बोलने से आपको क्या फील हो रहा है, हमें इस वर्ड को बोलने से यह फील हो रहा है कि यह किसी न किसी से जुड़ा हुआ हो, यह अकेला है नहीं, यह किसी न किसी से क्या है, जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। अब यह जुड़ा हुआ है, इसका परिभाषा क्या बनेगा, चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं। जिन व्यंजनों के की रचना दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से होता है, हमारा क्या कहलाएगा, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ध्यान दीजिए, जिन व्यंजनों की रचना दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब ये कौन कौन से हैं इसको देखिए। हम लोग देखते हैं छ, हम लोग उपयोग करते हैं क्या चीज का, तो ज्ञ का प्रयोग करते हैं। हम लोग प्रयोग करते हैं त्र का, हम लोग प्रयोग करते हैं स्र का। अब ध्यान दीजिए, ये जो छ है वाकई में छ और अ से नहीं मिलकर के बना हुआ है। यह बना हुआ कैसे है, तो आधा क प्लस मूर्धन्य से जब जोड़िएगा तो यह बन करके देगा क्या आपको, छ। अगर ज्ञ है तो यह आपको क्या देगा, आधा ज प्लस ज्ञ,
इस दोनों को जोड़िएगा तो आपको क्या देगा, य। अब ये जो त्र है इसमें आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, त हलंत प्लस र, तब ये आपको क्या देगा, त्र। अब स्र का रूल है कि आधा तलाबे स प्लस र, यह आपका क्या बना करके देगा, स्र। बात आई समझ में कि मतलब संयुक्त व्यंजन वह व्यंजन है जिन व्यंजनों की रचना दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से क्या होता है क्या कहलाता है, संयुक्त। अब यहां पर जो छ था यह भी एक व्यंजन है और यह भी एक व्यंजन वर्ण है। अब इस दोनों को मिलाएं तब जाकर के हमारा एक और नया बन करके निकला जिसका नाम क्या है, छ। अब हमारे पास है आधा ज और ज्ञ, इस दोनों को जोड़े तब जाकर के हमको दिया क्या, ज्ञ। अगर हमारे पास यहाँ आधा त है, आधा त को र से अगर जोड़ते हैं तब हमारे पास आता है त्र। यहाँ पर आधा स है और र है तब ये हमको दे रहा है स्र। ये रूल है, समझ में आई बात। यह आपको दिखाता है क्या, संयुक्त व्यंजन। अब जिस प्रकार से हमने बांटा था कि आपको क्या कि वर्ण विचार के बारे में, उसी प्रकार से संयुक्त व्यंजन को भी बांटते हैं। चलिए यह कितने प्रकार के होते हैं, कितने हैं यह भाग, चलिए संयुक्त व्यंजन तीन प्रकार के हैं। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। पहला जो इसका प्रकार होता है वह होता है द्वित्व व्यंजन। तीसरा का हो जाएगा क्या, स्वनिम व्यंजन। और तीसरा हो जाएगा हमारे पास आगत ध्वनियां। अब ध्यान दीजिए, ये जो द्वित्व व्यंजन है इसे क्या कहते हैं, स्वनिम व्यंजन है इसे क्या कहते हैं, आगत ध्वनियां है इसे क्या कहते हैं। अब हमको इसके बारे में पढ़ना है, तो चलिए सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं हमारे पास कौन सा, तो द्वित्व व्यंजन का। इसको मिटाते हैं, टॉपिक लिखते हैं द्वित्व व्यंजन। दूसरा का फर्स्ट नंबर पॉइंट द्वित्व